हाँ बेटा, अपन शुरू कर रहे हैं आज। मतलब ले रहे थे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा। कारा में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो कारा में लैंगिक जनन कैसा होता है? विषम युग्मकी प्रकार का होता है, ऊगेमस प्रकार का होता है, और नर तथा मादा जन्नांग निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं की पर्व संधियों पर स्थित होते हैं। तो नर जन्नांग को क्या कहते हैं? एंथ्रेडियम और ग्लोब्यूल। मतलब इन कारा द मेल सेक्स ऑर्गन is called as antheridium or globule and the female sex organ is called as oogonium और nucule। और मादा जन्नान को क्या कहते हैं? कारा में अपन ऊगोनियम कहते हैं या नुक्यूल कहते हैं। तो बात सबसे पहले किसकी करेंगे? एंथ्रेडियम और ग्लोब्यूल की, पुंधानी या ग्लोब्यूल की। तो परिपक्व पुंधानी एक बड़ी खोखली पीली तथा लाल रंग की जटिल संरचना होती है। यह पर्व संधि की अभ्यक्ष सतह पर व्रंत से जुड़ी रहती है। इसका व्रंत एक कोशिकीय बड़ा व पुंधानी के मध्य क्षेत्र तक धसा रहता है। इसकी भित्ति 8 पास पास संलग्न वक्र अपतलोत्तल कॉन्केवो कॉन्वेक्स, अपतलोत्तल मतलब कॉन्केवो कॉन्वेक्स कोशिकाओं की बनी होती हैं, जिन्हें शील्ड कोशिकाएं कहते हैं। तो अपन क्या याद रखेंगे बेटा? अभी डायग्राम भी शो करूंगी। जो मैच्योर एंथ्रेडियम है, परिपक्व पुंधानी कैसी है? बड़ी है, पीले रंग की खोखली संरचना है, और इसमें एक व्रंत पाया जाता है, पेडिसल पाया जाता है। और इसका व्रंत किसका? एंथ्रेडियम का जो व्रंत है वो यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। और इसकी भित्ति, किसकी भित्ति? एंथ्रेडियम की जो भित्ति है उसमें 8 शील्ड सेल्स पाई जाती हैं, शील्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में पुंधानी की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण ये हरी होती है। लेकिन परिपक्व पुंधानी में क्लोरोप्लास्ट नष्ट हो जाता है तथा कैरोटीन बनने से ये नारंगी, लाल या पीली दिखाई देती है। मतलब बेटा, in the initial stage the antheridium or globule cells has chloroplast, so the antheridium appears green in color. Antheridium appears green in color. Why? Because in the initial stage the cells of the antheridium contains chloroplast, but when the antheridium or globule becomes mature, the chloroplast degenerates and the carotene formation starts, and because of the formation of carotene the antheridium appears ऑरेंज, रेड और येलो इन कलर। तो परिपक्व पुंधानी में क्लोरोप्लास्ट बेटा नष्ट हो जाता है तथा कैरोटीन बनने से ये नारंगी, लाल या पीली दिखाई देती हैं। तो शील्ड कोशिका की बाह्य भित्ति में रेडियल आउटग्रोथ होने से वह बहुकोशिकीय प्रतीत होती है। प्रत्येक शील्ड कोशिका के केंद्र से एक दंड रूपी बेलनाकार कोशिका विकसित होती है, जिसे मैन्यूब्रियम कहते हैं। प्रत्येक मैन्यूब्रियम कोशिका के दूरस्थ छोर पर एक या अधिक गोलाकार कोशिका होती है, जिसे प्राइमरी कैपिट्यूलम सेल कहते हैं। और प्रत्येक प्राथमिक कैपिट्यूलम कोशिका से द्वितीयक कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। इन कोशिकाओं के शीर्ष पर पुंधानी तंतु अथवा स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट्स होते हैं, पुमणुजन तंतु होते हैं। तो प्रत्येक पुंधानी तंतु एक पंक्तिक बहुकोशिक संरचनाएं होती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल की। तो मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ आपके साथ। एक स्लाइड बेटा शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, तो ये देखना, ठीक है? ये दिखाई दे रही है सबको? स्लाइड दिखाई दे रही है बेटा? है ना? हाँ, किसकी बात? डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल की बात कर रहे हैं।
तो देखना मैं इसको एनलार्ज भी कर देती हूँ, इस वाले को, ऊपर के डायग्राम को आप देखना, इसको मैं एनलार्ज भी कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए बड़ा भी कर रही हूँ। अब देखना अपन किसकी बात कर रहे हैं, कारा में डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल एंड एंथ्रोजोइट्स। कारा में ग्लोब्यूल का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले ए से लेकर आपको जे तक डायग्राम दिख रहे हैं, ये आपको क्लियर डायग्राम है, और एनलार्ज कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ये देखो बेटा आप, ठीक है। तो क्या होता है, निश्चित वृद्धि की शाखा की पर्व संधि की अभ्यक्ष सतह की परिधीय कोशिका में परिणतिक विभाजन से निर्मित दो कोशिकाओं में से बाह्य संतति कोशिका पुंधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। बेटा आप देख रहे हो जो एपिकल सेल है, ये क्या है, पुंधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है, और भीतर की ओर स्थित संतति कोशिका में पुनः परिणतिक विभाजन होता है। अब देखना बेटा, एंथीडियल प्रारंभिक में मतलब पुंधानी प्रारंभिक में अनुप्रस्थ विभाजन। हाँ बेटा, परिणतिक विभाजन क्या होता है? बेटा पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन। अनुप्रस्थ विभाजन जानते हो, अनुप्रस्थ, ये दिखा रहे हैं ना, अनुप्रस्थ, ठीक है बेटा। तो पुंधानी प्रारंभिक में क्या हो रहा है बेटा, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। आप ये देखना दो कोशिकाएं कौन कौन सी बन रही है, बी डायग्राम में देखो, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। एक तो पेडिसल सेल, एक कौन सी है, पेडिसल सेल, जो मैं एरो घुमा रही हूँ, एक तो है व्रंत कोशिका, अथवा दूसरी है अंतस एंथ्रेडियल मदर सेल। कौन सी बन रही है, पुंधानी मातृ कोशिका। वापस बोलती हूँ, पुंधानी प्रारंभिक में अनुप्रस्थ विभाजन होता है बेटा, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। तो बी डायग्राम में आप देखो, दो कोशिकाएं कौन सी है, आधारीय पेडिसल सेल, आधारीय व्रंत कोशिका, व अंतस एंथ्रेडियल मदर सेल। ऊपर वाली क्या कहलाएगी, एंथ्रेडियल मदर सेल, ठीक है। अब सुनना, व्रंत कोशिका में जो पेडिसल सेल है उसमें कोई भी विभाजन नहीं होते हैं। इस पेडिसल सेल में इट डज नॉट अंडरगो एनी डिवीजन फर्दर, ठीक है। तो एंथ्रेडियल मदर सेल में पुंधानी प्रारंभिक कोशिका वृद्धि करके गोलाकार हो जाती है। बेटा जो एंथ्रेडियल मदर सेल है, इट बिकम्स स्फेरिकल इन साइज। अब पुंधानी प्रारंभिक कोशिका में देख रहे हो दो उदग्र विभाजन हो रहे हैं, ये डायग्राम सी में देखो, द एंथ्रेडियल मदर सेल अंडरगोज लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन, टू लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स, जिससे चार कोशिकाएं बनती हैं। देख रहे हो 1 2 3 4, मतलब पुंधानी प्रारंभिक कोशिका में बेटा दो उदग्र विभाजन होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होते हैं, जिसे डी डायग्राम में देखो, जिससे चार कोशिकाएं बनती हैं, 4 सेल्स आर फॉर्म्ड। और इन चारों कोशिकाएं जब बन जाती है तो इसे क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेंट कहते हैं। चार कोशिका मतलब इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। मतलब द एंथ्रेडियल मदर सेल डिवाइड्स बाय टू वर्टिकल डिविजन्स at right angles to each other, as shown in the D diagram. The antheridial mother cell divides by two vertical divisions at right angles to each other to form a quadrant, जो आप डी डायग्राम में देख रहे हो। अब चारों कोशिकाओं में बेटा 1 2 3 4 डी डायग्राम में दिख रहा है, इन चारों कोशिकाओं में फिर से पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ई डायग्राम में देखो, पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 8 कोशिकाएं बनती है। देख रहा हूं ई डायग्राम में 1 2 3 4 1 2 3 4, जिससे कि 8 कोशिकाएं बनती हैं। और इसको अपन क्या कहते हैं, अष्टांशक, ऑक्टेंट कहते हैं। ई डायग्राम में दिख रहा है, मतलब ईच ऑफ द 4 सेल्स डिवाइड्स बाय ए ट्रांसवर्स डिवीजन to form 8 cells, to form 8 cells, and these 8 cells are called as, this stage is called as octant stage। मतलब वापस बोल रही हूँ, चारों कोशिकाओं में पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जैसे कि ई डायग्राम में दिख रहा है आपको, और
अनुप्रस्थ विभाजन होने से ऑक्टेंट की उत्पत्ति होती है, अष्टांशक की उत्पत्ति होती है। तो अब देखो एफ डायग्राम में अष्टांशक की, ऑक्टेंट की सभी कोशिकाओं में फिर से एक परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकाओं की 2 परतों का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप बेटा क्या होता है, 8 कोशिकाओं की 2 परतों का निर्माण होता है। बाह्य परत व अंतः परत में पुनः परिणतिक विभाजन होकर 8 कोशिकाओं की 3 अरेय परतें बनती हैं। बेटा एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, ये एफ डायग्राम में देख रहे हो कि बाह्य परत व अंतः परत में पुनः परिणतिक विभाजन होता है, जिससे 8 कोशिकाओं की 3 अरेय परतें बनती हैं। तो अब बेटा ये देखना, ये वाला डायग्राम, ठीक है। अब बाह्य परत की कोशिकाएं पार्श्व में फैलकर चपटी हो जाती हैं। इनकी आकृति कॉनकेवो कॉन्वेक्स प्रकार की पाई जाती है। इन्हें शील्ड कोशिकाएं कहते हैं। देखिए बेटा, ये लिखा हुआ शील्ड कोशिकाएं। बाह्य परत की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, शील्ड सेल्स। मतलब 8 cells are formed, ये बन गई थी 8 cells. Each cell of the octant divides periclinally, as a result of which 2 layers of 8 cells are formed. Then these 2 layers of 8 cells again divide periclinally to form 3 radial layers of 8 cells. तो ठीक है बेटा, cells of the outermost layer are called as shield cells. ये जैसे आप देख रहे हो, cells of the outermost layer are called as शील्ड सेल्स, ठीक है। और मध्य परत की 8 कोशिकाएं, ये देखना, मध्य परत की 8 कोशिकाएं अरीय दिशा में दीर्घित होती हैं। इन्हें मैन्यूब्रियल सेल्स कहते हैं। मैं एफ डायग्राम में दिखा रही हूँ, मध्य परत की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, मैन्यूब्रियल सेल्स कहते हैं। द सेल्स ऑफ द मिडिल लेयर आर कॉल्ड एज मैन्यूब्रियल सेल्स। देख रहे हो बेटा, cells of the outermost layer are called as shield cells, and the cells of the middle layer are called as manubrial cells, and cells of the inner layer are called as primary capitulum cells. F डायग्राम में देखना, प्राइमरी कैपिट्यूलम सेल्स मतलब भीतरी परत की 8 कोशिकाओं, भीतरी परत की 8 कोशिकाओं जो मैन्यूब्रियल कोशिकाओं के शीर्ष पर स्थित होती है, प्राइमरी कैपिट्यूलम सेल्स कहलाती है। ये देख रहे हो, प्राइमरी कैपिट्यूलम सेल्स कहलाती हैं। तो प्रत्येक प्राथमिक कैपिट्यूलम विभाजित होकर द्वितीयक कैपिट्यूलम कोशिकाएं बनाती है। अब आप एच डायग्राम में देखना बेटा, ये तो है आउटरमोस्ट लेयर मैंने जो दिखाई है शील्ड सेल। एच डायग्राम देखो, शील्ड सेल्स है। अब क्या बताया, प्राथमिक कैपिट्यूलम सेल्स। तो मैंने क्या बोला बेटा, जो 8 प्राथमिक कैपिट्यूलम सेल्स है, 1 2 3 4, 4 आगे 4 पीछे, तो 8 प्राथमिक कैपिट्यूलम कोशिकाएं फिर से विभाजित होकर द्वितीयक कैपिट्यूलम कोशिकाएं बना लेती है। इसी प्रकार तृतीयक अथवा तृतीयक कैपिट्यूलम कोशिकाएं भी बन जाती हैं। अंतिम कैपिट्यूलम की प्रत्येक कोशिका के विभाजन से 2 से 4 तक लंबे पतले शाखित व बहुकोशिकीय तंतु बनते हैं, जिन्हें एंथ्रेडियल फिलामेंट्स कहते हैं। बेटा ये देखना, प्राइमरी कैपिट्यूलम सेल्स हैं, इससे क्या बन रही है यहाँ पे, सेकेंडरी कैपिट्यूलम सेल्स। और इससे क्या निकलते हैं, अपन को एच डायग्राम में देखो, स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट्स, एंथ्रेडियल फिलामेंट निकल रहे हैं, एच डायग्राम में देखना, अथवा स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट्स कहलाते हैं। एंथ्रेडियल फिलामेंट्स को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट्स कहते हैं। इस भूतंतु की प्रत्येक कोशिका को पुमणु मात्र कोशिका कहते हैं। मतलब देख रहे हो बेटा आप लोग, इस एच डायग्राम में देखना, इन कोशिकाओं में कायंत्रण होकर पुमणु का निर्माण होता है। अब ये जो डायग्राम है, आई डायग्राम देखो, एक तो आपको शील्ड सेल नीचे दिखाई है, जो कि 8 शील्ड सेल्स हैं,
और शील्ड सेल से क्या निकल रहा है, एक मैन्यूब्रियम निकल रहा है। मैन्यूब्रियम से ये जो सेंटर में क्या है, प्राथमिक कैपिट्यूलम कोशिकाएं हैं, और इससे क्या निकल रही है, सेकेंडरी कैपिट्यूलम सेल्स। ये देखो एरो घुमा रही हूँ, और सेकेंडरी कैपिट्यूलम सेल से क्या निकल रहे हैं, एंथ्रेडियल फिलामेंट। आई डायग्राम में देखना। अब पुमणु के निर्माण की प्रक्रिया, ये एल डायग्राम है, इसमें देखना पुमणु के निर्माण की प्रक्रिया को पुमणु जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो पुमणुजन तंतु स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट्स की कोशिकाओं में पुमणु बनते समय केंद्रिका लुप्त हो जाती है। मतलब पुमणुजन तंतु की कोशिकाओं में पुमणु बनते समय केंद्रिका लुप्त हो जाती है तथा केंद्रक एक और खिसककर दीर्घीकृत हो जाता है। इसके साथ साथ ब्लीफेरोप्लास्ट भी उत्पन्न हो जाता है, जो सर्पिलाकार कुंडलित हो जाता है। अब अपन बात करते हैं लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स। इससे पहले बताओ बेटा, आपको समझ में आया? इससे पहले बताओ बेटा, यहाँ तक समझ में आया सभी को? हाँ बेटा, कोई डाउट हो तो पूछो, फर्स्ट ईयर वालों। आया बेटा? मैडम एल चित्र से दोबारा बता दो। किससे बेटा, किससे? एल, ये पुमणुओं का विकास। किसका विकास? पुमणुओं का। अच्छा बेटा, वापिस से मैं शेयर करती हूँ एक डायग्राम आपको, उसी डायग्राम को, पुमणुओं का। ठीक है बेटा, पुमणुओं का विकास। ठीक है बेटा, पुमणु के निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से बताऊँ ना बेटा? ठीक है, पुमणु के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बेटा जब पुमणु बनता है, एंथीडियम, मैम इससे पहले वाला वही, इससे पहले वाला भी। ठीक है बेटा, इससे पहले वाला मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से बताऊं बेटा, जो है प्राथमिक कैपिट्यूलम सेल्स का समझ में आ गया ना? अच्छा ये सुनो बेटा, यहाँ से सुनना कि अंतिम कैपिट्यूलम की प्रत्येक कोशिका, मतलब आप तो यह याद रखो बेटा, जो प्राइमरी कैपिट्यूलम कोशिकाएं हैं उससे क्या बनता है, उस प्राइमरी कैपिट्यूलम कोशिकाएं विभाजित होकर सेकेंडरी कैपिट्यूलम सेल्स का निर्माण करती है। आई एल डायग्राम में भी दिख रहा है ना, इसमें आई डायग्राम में एच आई में, मतलब जो प्राइमरी कैपिट्यूलम की कोशिकाएं हैं वो डिवाइड होके सेकेंडरी कैपिट्यूलम कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और इन सेकेंडरी कैपिट्यूलम कोशिकाओं की प्रत्येक, मतलब जो सेकेंडरी कैपिट्यूलम कोशिकाएं ये फिर से विभाजित होकर क्या बनाती हैं, लंबे पतले शाखित बहुकोशिकीय तंतु बनाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, एंथ्रेडियल फिलामेंट कहते हैं। मतलब याद क्या करोगे, प्राइमरी कैपिट्यूलम सेल्स की कोशिकाएं विभाजित होकर सेकेंडरी द्वितीयक कैपिट्यूलम कोशिकाएं बनाती हैं, और ये द्वितीयक कैपिट्यूलम कोशिकाएं फिर से विभाजित होकर क्या बनाती है, लंबे, जैसे डायग्राम में देख रहे हो, पतले शाखित व बहुकोशिकीय तंतु बनाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, एंथ्रेडियल फिलामेंट कहते हैं, पुंधानी तंतु कहते हैं, या पुमणुजन तंतु कहते हैं। ठीक है, अब इस पुमणुजन तंतु की प्रत्येक कोशिका को पुमणु मात्र कोशिका कहते हैं। समझ में आया बेटा? एंथ्रेडियल फिलामेंट है। अब इस पुमणुजन तंतु की प्रत्येक कोशिका को क्या कहते हैं बेटा, पुमणु मात्र कोशिका कहते हैं। और इन पुमणु मात्र कोशिकाओं में कायांतरण होकर पुमणु का निर्माण होता है। अब आ गया समझ में? पुमणु बन गया ना ये एल डायग्राम में। अब ये पुमणु कैसा है बेटा, ये बाइफ्लैजिलेट है। एल डायग्राम में क्या दिख रहा है, दो कशाभिकाएं हैं, बाइफ्लैजिलेट है। अब पुमणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, मतलब पुमणु जनन कहते हैं। ठीक है, आ गया। अब पुमणुजन तंतु मतलब एंथ्रेडियल फिलामेंट की कोशिकाओं में पुमणु बनते समय केंद्रिका लुप्त हो जाती है। बेटा मैंने बताया एंथ्रेडियल फिलामेंट की जो प्रत्येक कोशिका है वो पुमणु बनाती है। तो जब एंथ्रेडियल फिलामेंट क्या बनाता है, पुमणु का निर्माण करता है, तो
एंथीडियल फिलामेंट या पुमणुजन तंतु की जो कोशिकाएं हैं उनमें से केंद्रिका न्यूक्लियोलस लुप्त हो जाती है तथा केंद्रक एक और खिसककर दीर्घीकृत हो जाता है और इसके साथ साथ ब्लीफेरोप्लास्ट भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ बेटा डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल। ठीक है, अब बात करते हैं लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स। पुमणुओं का विमोचन कैसे होता है? पुमणु तो बन गए, तो हाउ द लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स अकर्स इन कारण। तो मतलब एट मैच्योरिटी शील्ड सेल्स ऑफ द एंथ्रेडियम separate from each other, exposing the antheridial filaments. Exposing the antheridial filaments. बेटा पुमणुओं के परिपक्व होने पर पुंधानी की शील्ड कोशिकाओं पर आंतरिक दबाव पड़ता है। आंतरिक दबाव बढ़ने से शील्ड कोशिका पृथक हो जाती है। क्या याद रखोगे? जो जब पुमणु बेटा परिपक्व हो जाते हैं, तो जब पुमणु परिपक्व हो जाते हैं तो एंथ्रेडियम पुंधानी की शील्ड कोशिकाओं पर प्रेशर पड़ता है, तो दबाव पड़ता है और शील्ड कोशिकाओं पर दबाव बढ़ने से जो शील्ड कोशिका हैं वो अलग हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं, जिसके कारण पुंधानी आवरण में दरार बन जाती है। जब पुंधानी आवरण में दरार बन जाती है तो इस दरार से पुमणु पुंधानी गुहिका से जल में मुक्त होते हैं। तो फ्रिश के अनुसार पुंधानी कोशिकाओं के जिलेटिनीकरण के साथ पुंधानी की शील्ड कोशिकाएं अलग अलग हो जाने पर पुमणु मुक्त हो जाते हैं। अब अपन देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल की आकारिकी कैसी है, जैसे कि डायग्राम में देख ही लिया है अपन ने, फिर भी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्लोब्यूल, तो हॉफमिस्टर एल्गोलॉजिस्ट क्या थे? हॉफमिस्टर तथा गोबल के अनुसार कारा का ग्लोब्यूल एक रूपांतरित शाखा है। इसकी अंतस्थ कोशिका विभाजनों द्वारा ऑक्टेट बनाती है जो पुंधानी। हाँ बेटा। मैम ये हमारी बुक में नहीं है, आप अभी बता रहे हो जो बुक में नहीं है तो थोड़ा तो सुनो बेटा। ठीक है, आपकी बुक में लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स है बेटा, लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स है। यस मैम। है ना? चलो Yes, आगे ma'am. देखते हैं। अब देखो ओगोनियम और न्यूक्यूल है आपकी बुक में, अंडधानी अथवा न्यूक्यूल, चलो ये छोड़ देते हैं, अंडधानी और न्यूक्यूल है। यस मैम। अब मैं आपको पहले अंडधानी और न्यूक्यूल का डायग्राम पहले दिखा देती हूँ। अंडधानी और न्यूक्यूल के बारे में सुनो। ठीक है, अंडधानी और न्यूक्यूल मतलब ग्लोब्यूल, है ना, सॉरी न्यूक्यूल। तो अपन न्यूक्यूल के बारे में सुनते हैं। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ स्लाइड शेयर करके, एक मिनट बेटा, है ना। अब देखना बेटा, आपका आएगा न्यूक्यूल का। ठीक है, हाँ ये डायग्राम दिख रहा है बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। इसको और एनलार्ज कर देती हूँ बेटा, आप और एनलार्ज कर देते हैं इस डायग्राम। क्लियर है ना बेटा? अब दिख रहा है न्यूक्यूल? बस ये वाला डायग्राम देख रहा है न्यूक्यूल का भी पहले, फिर अपन और बताते हैं आपको डेवलपमेंट। जो मैं एरो घुमा रही हूँ, अंडधानी अथवा न्यूक्यूल। तो जो न्यूक्यूल है, जो एच डायग्राम में पहले दिखा रही हूँ आपको, ये निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं की पर्व संधियों पर एक सूक्ष्म व्रंत के द्वारा संलग्न रहती है। तो ये देखो बेटा, नीचे क्या दिखा है? पेडिसल सेल। तो ये क्या है? व्रंत है, एक सूक्ष्म व्रंत के द्वारा संलग्न रहती है। उभय लिंगाश्रयी मतलब मोनोएशियस जातियों में न्यूक्यूल ग्लोब्यूल के ठीक ऊपर स्थित होती है। देखो बेटा, ये वाला डायग्राम भी दिख रहा है किसी को? दिख रहा है ये वाला? यस मैम। यस मैम। ये देखो मैंने एनलार्ज कर दिया है। यस। आपको क्या बता रही हूँ? उभय लिंगाश्रयी जातियों में मतलब मोनोएशियस जातियों में जो न्यूक्यूल है, देखना बेटा ये न्यूक्यूल है, न्यूक्यूल ग्लोब्यूल के ठीक ऊपर स्थित होती है। देख लो बेटा, जो न्यूक्यूल है, ये जो मैं एरो घुमा रही हूँ, ये ग्लोब्यूल के ऊपर स्थित होती है। मतलब क्या है?
The nucleus of Cara is macroscopic. This is the nucleus. This is macroscopic and it is oval structure. कैसा है? अंडाकार है. With a short stalk, जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था. ठीक है, तो it is born at the node. ये nucleus कहाँ लग रहा है? It is born at the node of the primary lateral. ठीक है, अब मैं नीचे जा रही हूँ डायग्राम में. ये वाला डायग्राम देखो. ठीक है, इस डायग्राम में देखना पेडिसल सेल दिख रहा है. अब अंडधानी एक वृहद बड़ी अंडाकार संरचना है, जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे डायग्राम में. कैसी है? एक बड़ी अंडाकार संरचना है जिसमें उसी के आकार व आमाप का एक अंड पाया जाता है. देखना बेटा, बीच में क्या है? एक अंड है. अंडधानी में क्या पाया जाता है? एक अंड पाया जाता है. अंड में सघन जीव द्रव्य होता है. अंड में क्या है? सघन जीव द्रव्य होता है और इसमें प्रचुर मात्रा में स्टार्च कण पाए जाते हैं. वह कुछ मात्रा में तेल रूप में संचित भोजन पाया जाता है. दिख रहा है ना स्ट्रक्चर? ठीक है, तो अब वापस इंग्लिश में बोल रही हूँ कि इन होमोथैलिक स्पीसीज nucleus lies just above the globule. Nucleus lies just above the globule. In the center of the nucleus, इसके सेंटर में देखना, in the center of the nucleus there is a single uninucleate egg. ये देख रहे हो बीच में क्या है? There is a single uninucleate egg. The food material is stored in the egg. Egg में क्या होता है? संचित भोज्य पदार्थ रहता है. The food material is stored in the egg in the form of oil drops and starch grains. अब देखना, at the top of the egg there is a hyaline area, the receptive spot. ठीक है, receptive spot होता है. तो वापस बोल रही हूँ, अंड के शिखाग्र पर एक काचाभ क्षेत्र होता है जिसे ग्राही बिंदु कहते हैं. तो अंडधानी के चारों ओर 5 लंबी क्लॉकवाइज सर्पिल कोशिकाएं होती हैं जिन्हें नलिका कोशिकाएं कहते हैं. बेटा ये देखना, ये जो डायग्राम है एच डायग्राम, इसमें दिख रहा है नलिका कोशिकाएं, ट्यूब सेल्स. ये दिख रही है ट्यूब सेल्स. वापस बोल रही हूँ, अंडधानी के चारों ओर 5 लंबी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त सर्पिल कोशिकाएं होती हैं जिन्हें ट्यूब सेल्स कहते हैं, नलिका कोशिकाएं कहते हैं. और प्रत्येक कोशिका के शीर्ष पर एक छोटी कोशिका होती है. इस प्रकार अंडधानी के शीर्ष पर 5 छोटी कोशिकाओं के ताज का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? कोरोना कहते हैं, जिसे कोरोना कहते हैं. देख लो डायग्राम में लिखा हुआ है कोरोना सेल्स. ये कितनी है? 5 है. डायग्राम में लिखा हुआ है ना 5 कोरोना सेल्स. वापस बोल रही हूँ, अंडधानी के शीर्ष पर 5 छोटी कोशिकाओं के ताज का निर्माण होता है जिसे कोरोना कहते हैं. ठीक है, तो अंडधानी में आवरण की उपस्थिति इस शैवाल मतलब कारा शैवाल का एक प्रगत एवं लाक्षणिक गुण है. अब अपन बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ नुक्यूल की. एक मिनट कौन आगे, डेवलपमेंट ऑफ नुक्यूल की बात करते हैं. स्टॉप शेयर कर रही हूँ मैं अभी. ठीक है, यहाँ तक आ गया ना समझ में? यहाँ तक आया बेटा समझ में सबको? Yes, ma'am. हाँ बेटा, कोई और डाउट हो तो पूछ लो, तो अपन आगे बढ़ते हैं. अभी अंजलि विजय आ गई, तो इनको तस्लीम आ गई. एक बार अंजलि विजय का नाम लिख लेते हैं. तस्लीम आई गई, ठीक है बेटा. अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल जैसे डेवलपमेंट ऑफ नुक्यूल की. तो अभी कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा. 5 मिनट से कोई भी आपको डाउट है, कोई भी जहाँ समझ में नहीं आया तो वापस पूछ सकते हो. कल अपन करेंगे नुक्यूल का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ नुक्यूल. मैम, हाँ बेटा बोलो. मैम जो ये शील्ड सेल्स होती है वो कितनी होती है? शील्ड सेल 8 होती है. 8 शील्ड सेल्स होती है. शील्ड सेल्स आपने पूछा ना, शील्ड कोशिकाएं 8 होती हैं.
नंबर में कितनी है शील कोशिकाएं? 8 होती हैं। जैसे मैंने बताया बेटा, जो 8 शील सेल्स है, तो क्या बताया, शील सेल आपने पूछा कितनी होती है, तो याद रखोगे 8 शील सेल्स होती है। मतलब जो एंथ्रेडियम की भित्ति है उसमें 8 पास संलग्न शील कोशिकाएं होती हैं। बेटा शील कोशिकाएं विभाजन हो रहे हैं ना, इसलिए आपको ज्यादा दिख रही है। वैसे आप याद रखोगे, अपना क्वेश्चन आपका ये भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे आपने पूछा शील्ड कोशिकाएं कितनी होती है? 8 होती है। अब पूछो बेटा कोई, हाँ है ना, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा, शील्ड सेल कितनी होती है? 8 होती है। 8 शील्ड सेल्स। हाँ बेटा आवाज आ रही है, आवाज ये है, वैसे पूछो। मैम ये कोरोना इसमें भी आ गया क्या? या कोरोना वैसे वैसा कोरोना नहीं है बेटा, ये तो जो स्ट्रक्चर है, कोरोना तो वायरस है, पर वायरस है पर जो इन्फेक्टेड हो रहा है ये कोरोना है, जो कि न्यूक्लियल में पाया जाता है। और 5 कोरोना है, ये कोरोना कोशिकाएं हैं बेटा, कोरोना की कोशिकाएं, तो अपन ने इसको 5 कोरोना बोल दिया है। वैसे सही है, CORONA है, पर कोरोना कोविड-19 अलग है बेटा, और ये कोरोना अलग है बेटा, है ना बेटा, ये अलग है, ठीक है ना बेटा, ये अलग है बेटा, और कोरोना 19 अलग है। ओके ओके बेटा।